बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर मॉड्यूल 1 का स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं। नंबर 1, एक्सप्लेन द की एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल। प्रोक्योरमेंट साइकिल को डिस्क्राइब किया गया, जो अभी मैं आज बोल देता हूँ। सेकंड टॉपिक है एनालाइज द की स्टेजेस ऑफ ए सोर्सिंग प्रोसेस। सोर्सिंग प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस होंगी। और थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सोर्सिंग प्रोसेस। सोर्सिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस में इलेक्ट्रॉनिक आईटी सिस्टम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है उसके बारे में। और फोर्थ टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अचीविंग कंप्लायंस विद प्रोसेस एंड द अचीवमेंट ऑफ आउटकम। प्रोसेस क्या होते हैं, उसको कैसे कंप्लायंस करते हैं और उसमें आप रिज़ल्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर मॉड्यूल 1 और 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द की एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल। Procurement cycle is an important management technique within procurement. Whether a buyer is procuring goods or services, the process outlined in the procurement cycle is relevant. आप goods procure कर रहे हो या services procure कर रहे हो, जब तक आपको procurement cycle की understanding नहीं होगी कि ये किस किस process से होके गुजरेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो किस प्रोसेस से होकर गुजरेगी, तो ये दोनों में काम आएगी। आप मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों में प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है सेम स्टाइल में चलेगा। प्रोक्योरमेंट साइकिल को जब हम देखते हैं तो ये हमारे इंटरनल कस्टमर हैं और ये हमारे एक्सटर्नल कस्टमर हैं जो डॉट्स में किए हुए हैं, और ये दरमियान में प्रोक्योरमेंट साइकिल चल रहा है और इसकी स्टेजेस है 1, 2, 3 से 13 तक। तो 13 स्टेजेस से कोई भी ट्रांजैक्शन होके गुजरती है। कुछ भी हमने प्रोक्योर करना है तो वो इन 13 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो इनसे होकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, इनसे गुजर के। और पहले देख लेते हैं कि इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर कौन से होते हैं। इंटरनल कस्टमर आपके वो कस्टमर होते हैं जो इन हाउस जो कस्टमर होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उस कंपनी के, वो आपके इंटरनल कस्टमर है। यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के इंटरनल कस्टमर उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ होंगे। वो सारे कोलीग्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, एचआर में, एडमिन में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो सारे चूँकि उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई ना कोई चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है काम में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बैठा होता है। तो उनकी जितनी भी जो आपकी कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी जितनी नीड्स होंगी वो अपनी नीड्स प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बताएंगे कि हमें ये चाहिए। तो ये सारे लोग आपके इंटरनल कस्टमर हैं कि आपने इनकी नीड्स को फुलफ़िल करना है। उसके बाद एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर आपके वो कस्टमर होते हैं जो आपको आउटसोर्स करते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को प्रोक्योर करने के लिए आउटसोर्स करते हैं। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट आम नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि जैसे बड़ी जो कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, गूगल है, तो इन कंपनियों ने अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट नहीं बनाए हुए, बल्कि प्रोक्योरमेंट को आउटसोर्स किया हुआ है कि इनकी जितनी नीड्स होती हैं उन्होंने किसी और कंपनी को हायर किया हुआ है, जो दुनिया की बेस्ट बड़ी कंपनियां जो प्रोक्योर करती हैं, जो प्रोक्योरमेंट में जिनका मतलब नॉलेज एक्सपीरियंस टॉप पर है, तो वो उनको हायर कर लेते हैं कि जी जितनी भी हमारी नीड्स होंगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप उनको बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव करना है, तो जो गुड प्रैक्टिसेस आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए देते हैं तो वो इनमें इम्प्लीमेंट करें, तो हमें आप प्रोक्योर करके दें। तो इस तरह से बड़ी कंपनीज अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट खुद नहीं कंपनी के अंदर बनाती, बल्कि अपनी नीड्स को आगे जो जिसको उसने हायर किया होता है, तो जैसे एचआर के लिए आप हायर कर लेते हैं किसी कंपनी को कि जी हमें जब भी ज़रूरत होगी एम्प्लॉइज़ की तो हम आपको बताएंगे, आप मार्केट से सोर्स कर दें। ऐसे ही आपने कोई सर्विसेज लेनी है, रिपेयरिंग करवानी है तो आप आउटसोर्स कर लेते हैं। तो सिमिलरली प्रोक्योरमेंट भी
आउटसोर्स हो जाती है कि आप अपना कोई डिपार्टमेंट ना बनाएं। तो वो कंपनियां जहाँ पे उनके अपने डिपार्टमेंट नहीं होंगे, मतलब ये वाला डिपार्टमेंट उनका अपना नहीं होगा, उन्होंने आउटसोर्स किया होगा, तो उस सूरत में ये जितने लोग इस कंपनी को ऑर्डर कर रहे होंगे कि हमें ये हमारी नीड्स हैं तो आप हमें प्रोक्योर करके दें, तो यहाँ पे ये कस्टमर अंदर से नहीं आएंगे बल्कि बाहर से आएंगे। यानी यहाँ पे आप समझ लें डेल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोई और कंपनीज़ हैं, सोनी है, नेशनल है, मर्सिडीज़ है, तो ये सब कंपनियाँ इस जो प्रोक्योरमेंट कंपनी है जो प्रोक्योर कर रही है सबके लिए, तो ये एक्सटर्नल कस्टमर यहाँ पे अपनी नीड्स को बताएंगे, ये उनकी नीड्स को फुलफ़िल करके गुड्स या सर्विसेज जो भी होगा उनको डिलीवर कर देंगे। तो इसको कहेंगे कि ये एक्सटर्नल कस्टमर है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के, और ये इंटरनल कस्टमर है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के, अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल को देखते हैं कि साइकिल स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 13 तक जाता है। तो फर्स्ट है नीड्स। जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसकी नीड्स है। तो नीड्स जब अराइज होगी उसके बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड इज़ क्रिटिकल टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन। A need can be tangible or intangible, or in other words, product or services. नीड टेंजिबल भी हो सकती है यानी कि गुड्स हो सकती है, नीड इनटेंजिबल भी हो सकती है यानी कि सर्विसेज भी हो सकती हैं। और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नीड हमेशा क्रिटिकल होती है। इससे मुराद है कि सम टाइम मैनेजमेंट बहुत सारा टाइम लगा देती है डिसीजन लेने में। कोई भी काम करना हो तो वो मैनेजमेंट सोचती रहती है कि अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि इसको हो जाना चाहिए, तो उस वक्त वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है तो इसको कर दें। तो अब अर्जेंसी शुरू हो जाएगी। अब ये नहीं देखा जाएगा कि जी इसको सोचने के लिए हम पिछले 6 माह से इस पे थिंकिंग कर रहे थे कि करें ना करें। तो फाइनली जब वो सोच लेंगे कि हो जाए, तो अब उनको अर्जेंसी हो जाएगी कि जी नहीं, अब तो ये हर हाल में फ़ौरन हो जाए। तो हर चीज़ जो आपको रिक्विजिशन आती है, जो डिमांड आती है, उसके पीछे एक अर्जेंसी खड़ी होती है। हर चीज़ अर्जेंट होती है क्योंकि वो फाइनल हो चुकी होती है। कंपनी सोच लेती है, एंड यूज़र सोच लेता है, या उसका जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो उसको फाइनल कर लेती है कि अब इसको होना है, अब इसको पूरा होना चाहिए। तो अब ये अर्जेंट हो जाती है। तो जैसे ही कोई रिक्विजिशन अप्रूव होगी तो इट मीन्स कि वो अर्जेंट है। तो जब भी नीड होंगी, जितनी भी नीड होंगी वो अर्जेंट नीड होती हैं। नीड इज़ जर्नल फ्रॉम द कस्टमर एंड कम्युनिकेटेड टू द बायर। तो जो भी जनरल नीड होती हैं वो प्रोक्योरमेंट को इन्फॉर्म कर दी जाती हैं थ्रू रिक्विजिशन। दिस इज़ टिपिकल कम्युनिकेशन इन वन ऑफ 3 वेज, वर्बल और पेपर रिक्विजिशन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये जो भी नीड्स होती हैं इनको कम्युनिकेट करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो वर्बली इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई ये आप प्रोक्योर कर लें, लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन वर्बल भी चल रही होती हैं। उसके बाद या पेपर रिक्विजिशन होगी, यानी कि एक डिमांड लेटर होगा जिसके ऊपर नीड्स की एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी डेफिनेशन या जो भी उसका क्राइटेरिया होगा कि ये नीड्स है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो एक पेपर पे पूरा वो चार्ट बना होगा। और या फिर इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटर का कोई सिस्टम होगा, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिसमें नीड्स को जिसमें रिक्विजिशन एंटर कर दी जाएगी और जो प्रोक्योरमेंट तक चली जाएगी। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं कि वर्बल नीड्स आ सकती हैं, पेपर पे आ सकती हैं, या किसी सिस्टम के थ्रू आ सकती हैं। नीड शुड इंक्लूड डिटेल्स सच एज फॉलोइंग। जब भी नीड्स यानी कि रिक्विजिशन आएगी तो उसमें जो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जो भी रिक्वायर्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो बायर को, जिसने ख़रीदना है उसको
कि जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ क्या वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया रिक्वेजिशन में, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्वांटिटी उसमें लिखी होनी चाहिए कि कितनी चाहिए। डिलीवरी टाइम एंड प्लेस ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, डिलीवरी टाइम क्या है, कितने टाइम में उनको चाहिए और किस जगह पे चाहिए, यानी उसकी स्टोर की पोजीशन या एंड यूज़र जिस जगह उसको गुड्स को डिलीवर करना है या सर्विसेज को डिलीवर करना है, तो उसका टाइम और उसकी प्लेस लिखी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसकी क्वालिटी के मतलब डिफ़ाइन हो कि किस तरह की क्वालिटी चाहिए, क्योंकि किसी भी आइटम को आप देखेंगे तो उसकी डिफरेंट क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लो प्राइस वर्जन भी अवेलेबल होता है, मीडियम प्राइस वर्जन भी अवेलेबल होते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी अवेलेबल होती हैं। तो ये एंड यूज़र को डिफ़ाइन करना चाहिए कि उसको किस प्राइस रेंज में किस टाइप की क्वालिटी रिक्वायर्ड है। Within the description there should be a specification. This could be either a simple or complex document depending on the nature of the need. Specification can relate to performance or conformance. तो जो भी स्पेसिफिकेशन वो बताएगा वो या परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए या कन्फॉर्मेंस बेस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस और कन्फॉर्मेंस क्या है ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। इफ़ द identified need is something that has been sourced and supplied previously, the buyer can simply, अगर पहले से ये जो नीड्स है पहले से डिमांड हुई है, आपने प्रोक्योर की हुई है, तो फिर प्रोक्योरमेंट के लिए सिंपल होता है कि सेम जो पीछे प्रोक्योरमेंट हुई है उस चीज़ की उसको रिपीट ऑर्डर में डाल दें। और अगर पहले ये प्रोक्योर नहीं हुई तो फिर इसके लिए नए सप्लायर सोर्स करे, उसके कंपैरिजन बनाए, उसका फिर फाइनल करे कि किसको ऑर्डर देना है। तो फिर पूरा प्रोक्योरमेंट का जो सोर्सिंग का प्रोसेस है, चूँकि नई प्रोडक्ट है पहले प्रोक्योर नहीं हुई तो उसकी सोर्सिंग की जाएगी। और अगर ये पहले ख़रीदी गई है तो फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल वेंडर है या जिससे पिछला ऑर्डर जिसने सप्लाई किया आप उसको उसका ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई नीड्स। नेक्स्ट है मार्केट। जब नीड्स आएगी तो जैसे बताया कि 2 स्टेप उसके हो सकते हैं, या तो वो जो नीड्स हैं वो पहले भी आ चुकी हैं और रिपीट हो रही हैं, तो उस सूरत में आप रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वेंडर अवेलेबल हैं उनको उस नीड्स के मतलब बता के उनसे वो सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम नीड्स क्रिएट हो रही है और उससे पहले उसको प्रोक्योर नहीं किया गया तो फिर सेकंड स्टेप आ जाता है मार्केट का, कि अब आपको मार्केट स्टडी करनी है। उस प्रोडक्ट के लिए आपने देखना है, पहले तो आप मार्केट जब स्टडी करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम इनको इस जो नीड्स है इसको इन हाउस पूरा कर सकते हैं या हम इसको किसी एक्सटर्नल सप्लायर के पास जाएंगे। इंटरनल सप्लायर भी आपके होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। ये भी पीछे चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ है कि जो इंटरनल सप्लायर आपके वो होते हैं जो इन हाउस आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल सप्लायर आपके वो होते हैं जो आपको बाहर से सोर्स करना पड़ते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ 50 गाड़ियों का फ्लीट चल रहा है तो हो सकता है कि आपकी इन हाउस वर्कशॉप हो जो कि उन गाड़ियों की मेंटेनेंस को देख रही हो। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है कि आपके पास इंटरनल वर्कशॉप नहीं है और गाड़ियों का एक बड़ा फ्लीट है, तो फिर आप एक्सटर्नल सप्लायर से भी अपने कुछ मार्केट से ढूंढ के वेंडर्स को तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भी जब भी हमें गाड़ी की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके पास भिजवा देंगे। तो जब भी नीड्स जो कि फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं उसके लिए आप सेकंड स्टेप पे मार्केट देखेंगे, और मार्केट देखने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमने मार्केट में जाना भी है या कि इन हाउस हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या तो इन हाउस प्रोडक्शन के लिए या उस नीड्स को पूरा करने के लिए अरेंजमेंट कर सकता है या मैनेजमेंट को सजेशन दे सकता है कि जी ये जो रिक्वायरमेंट है ये फ्रीक्वेंटली आ रही है, इसको अगर हम इन हाउस करवाएंगे तो हमें ये कॉस्ट फैक्टर पड़ेगी, हमें कम कॉस्ट पे पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, ऑफिसेज है, और उसको वाइट वॉश करने के लिए या पेंट करने के लिए या और उसकी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरास को मैनेज करने के लिए
दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक इलेक्ट्रिशियन को जो कि सिक्योरिटी कैमरा को, जो प्लम्बिंग को और जो पेंट को, एक एक बंदा इन तीनों के लिए हायर कर लें फिक्स मंथली सैलरी पे, और वो ये सारी मेंटेनेंस जब भी काम निकले उसको करता रहे। नंबर 2 कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मार्केट से एक बंदा हायर करें, उससे ये काम करवा लें। तो अब आपने मार्केट में जाना है या ख़ुद इन हाउस उसको मैनेज करना है, ये प्रोक्योरमेंट को सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर इन हाउस नहीं कराना चाहते तो फिर आप मार्केट सोर्स करें, वेंडर्स को देखें, चूँकि नई प्रोडक्ट है, इससे पहले नहीं खरीदी गई, तो उस सूरत में आप मार्केट सोर्स करेंगे और वेंडर्स को रजिस्टर करेंगे। इन हाउस अगर आप करवाते हैं तो इसमें आपके लिए कॉस्ट कम हो सकती है और रिस्क कम हो सकता है, टाइम सेव हो सकता है, इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को इन हाउस बनाएंगे तो कंट्रोल बढ़ जाएगा आपका, कि आपके अपने एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। जो रिस्क है डिले का वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे तो आपका जो कंट्रोल है वो वेंडर के ऊपर इतना नहीं होगा जितना कि इन हाउस प्रोडक्शन की सूरत में हो सकता है, और रिस्क भी बढ़ जाएगा कि वो टाइमली आपको डिलीवर करता है या नहीं करता। तो इस तरह से ये डिसीजन भी डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम, कि आपने कितनी ज़्यादा वो ख़रीदनी है या कितनी ज़्यादा बनानी है। तो आपने उसको मार्केट से प्रोक्योर कराना है या कि खुद करना है। जब आप ये डिसीजन कर लें कि हमने इसको बाहर से ख़रीदना या मार्केट से ख़रीदना है, तो उसके बाद आपको उसके ख़रीदने की स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। डेवलप स्ट्रेटजी और प्लान, विच टाइप ऑफ सप्लायर टू अप्रोच, लोकल, नेशनल और ग्लोबल। तो जब आपने सोच लिया कि हमने बाहर से इसको करना है, अगर तो ख़ुद करना है तो फिर तो 1.5 साल के फिनिश हो गया कि आपने ख़ुद उसको करना है। तो आप उसको इन हाउस कुछ लोगों को हायर करेंगे और काम शुरू कर लेंगे। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, हमें इसको प्रोक्योर करना है, हमने बाहर जाना, मार्केट में जाना है। तो जब आपने मार्केट में जाना है तो फिर आपको मार्केट सोर्स करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप जो प्रोक्योरमेंट करनी है उसके लिए आपको वेंडर कहाँ से मिलेंगे, सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, क्या वो लोकली अवेलेबल हैं, क्या वो नेशन वाइड कंट्री में किसी और सिटी से लिए जा सकते हैं, या दोनों अवेलेबल नहीं है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़े। जैसे बहुत सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पार्ट मशीनरी, इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है यहाँ पे अराइज हुई, अगर वो इन हाउस नहीं हो रही तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है कि इसके वेंडर आपको लोकल मार्केट से, उसी एरिए से जिस जहाँ पे आप सिचुएटेड हैं, तो उसी सिटी से मिल जाएंगे, कंट्री से किसी दूसरे शहर से मिल जाएंगे, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट फॉर ए मशीन RFQ वुड बी द बेस्ट मेथड। और फिर आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा इसी स्ट्रेटजी में कि आपने टेंडर में जाना है या RFQ में जाना है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है नीड्स पे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी है तो आप RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे जा सकते हैं कि आप कुछ वेंडरों को ढूंढ के सोर्स करके उनको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए उनसे कोटेशन मांग लें। लेकिन अगर यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है या अमाउंट ज़्यादा है और आप समझते हैं कि हमें एक फेयर कंपटीशन में जाना चाहिए, तो फिर आप ITT जो कि टेंडर की टेंडर पे चले जाएंगे कि आप एक टेंडर कॉल कर लें। तो ये भी इसी स्ट्रेटजी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने RFQ पे जाना है या टेंडर के ऊपर जाना है। अच्छा, टेंडर कहाँ पे यूज़ होता है और RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कहाँ पे यूज़ होती है, इसको देख लेते हैं। कि टेंडर के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेंट आउट टू इनवाइट बिड्स, फॉर्मल सप्लायर आर ऑफन प्री एवेलुएटेड
used when purchasing complex product and services used when purchasing high value। तो जब आपकी कम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट होंगी, जब आपकी हाई वैल्यू हाई क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट होंगी, तो फिर आपको टेंडर पे जाना चाहिए कि आपको उसमें बेहतर कंपटीशन